दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। और दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। और उसके अलावा जिन लोगों ने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है या फिर जिन्हें इंग्लिश रीडिंग करने में प्रॉब्लम होती है, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक वर्ड की मीनिंग पता चलेगी, प्लस जो प्रोनाउंसिएशन है उसके अंदर भी आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द रिज़ल्ट ऑफ मिसडीड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? रिज़ल्ट का मतलब होता है परिणाम, ऑफ का मतलब होता है का, के, की। मिसडीड दोस्तों ये नाउन है और मिसडीड का मतलब होता है बुरा काम। कोई भी पाप, बुरा काम उसे मिसडीड कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? द रिज़ल्ट ऑफ मिसडीड, बुरे काम का परिणाम। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once there lived an old lady। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। और जब हम ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। LIVE लिव का मतलब होता है किसी स्थान पर रहना या फिर निवास करना, और ये सेकंड फॉर्म है लिव्ड। क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? वंस एक बार, देयर लिव्ड एन ओल्ड लेडी, एक बार एक बूढ़ी महिला रहती थी। शी हैड अ पैरट। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दर्शाते हैं, ये दिखाते हैं कि पास्ट में किसी व्यक्ति के पास कुछ था, कोई भी वस्तु, कोई भी सामान। इस तरह के वाक्यों को पास्ट पजेसिव का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। अगर इस तरह के वाक्य प्रेजेंट में आएंगे तो प्रेजेंट में हैज़ या हैव का इस्तेमाल किया जाएगा, और यदि पास्ट में है तो वहाँ पर हैड का यूज़ किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। शी हैड अ पैरट, उसके पास एक तोता था। द पैरट यूज्ड टू टेल हर द टाइम। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है इस वाक्य में देखिए यूज टू का प्रयोग किया गया है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है। आपने अक्सर यूज टू का प्रयोग वाक्यों में देखा होगा। यूज टू का प्रयोग पास्ट के वाक्यों में किया जाता है। जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ किसी भी तरह की कंसिस्टेंसी को दर्शाते हैं, किसी भी निरंतरता को, हम ये दिखाते हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर किया करता था, निरंतर करता था, तो ऐसे स्थानों पर यूज्ड टू का प्रयोग किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और यूज्ड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? द पैरट यूज्ड टू टेल हर द टाइम, तोता उसे समय बताया करता था। एवरी मॉर्निंग the parrot would wake up the old lady, and then the old lady would wake up her servant and maid। क्या मतलब हुआ दोस्तों? इस वाक्य में देखिए वुड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। पहले आप वुड के प्रयोग को समझ लीजिए। वुड का प्रयोग भी पास्ट के वाक्यों में किया जाता है। जब हम कोई स्टोरी वगैरह सुनाते हैं या फिर पास्ट की किसी घटना के बारे में बताते हैं, हम ये दिखाते हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को करता था, तो ऐसे स्थानों पर वुड का यूज़ किया जाएगा। अब देखिए आप लोग कन्फ्यूज़ होंगे कि सर यूज़ टू और वुड में क्या अंतर है। यूज्ड टू का प्रयोग कंसिस्टेंसी को दिखाने के लिए किया जाएगा। जब वो काम बिल्कुल नियमित
अनुपातिक तौर पर होता था, बराबर होता था। और जब कंसिस्टेंसी थोड़ी सी कम होगी तो ऐसे स्थानों पर वुड का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर वुड का यूज़ किया गया और जैसा मैंने आपको बताया वुड का प्रयोग भी पास्ट के वाक्यों में ही किया जाता है। और दोस्तों वेकअप, WAKE वेकअप, वेकअप का मतलब होता है जागना, उसके अलावा जगाना, किसी और को भी जगाने को वेकअप कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, द पैरट वुड वेक अप द ओल्ड लेडी, हर सुबह तोता बूढ़ी महिला को उठा देता था, जगा देता था। एंड देन, और फिर, द ओल्ड लेडी, फिर बूढ़ी महिला, वुड वेक अप हर सर्वेंट एंड मेड, और फिर बूढ़ी महिला अपने हर सर्वेंट मतलब अपने नौकर को, एंड मेड और नौकरानी को जगा देती थी। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि हर सुबह तोता बूढ़ी महिला को जगा देता था और फिर बूढ़ी महिला अपने नौकर और अपनी नौकरानी को जगा देती थी। और दोस्तों आप इसे नोट कर सकते हैं, MAID मेड का मतलब होता है घरेलू नौकरानी। चलिए आगे देखिए। द सर्वेंट एंड द मेड वर वेरी एंग्री एट द पैरट, क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक सिंपल पास्ट का वाक्य है और जैसे ऊपर आपको मैंने बताया था ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहां पर वॉज या फिर वर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को या फिर नाउन और एडजेक्टिव को लेकर एक ही वाक्य में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। उसके अलावा दोस्तों जब हम पास्ट में, सिंपल पास्ट में या फिर सिंपल प्रेजेंट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो इस तरह के वाक्यों में कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा, मतलब वहाँ पर किसी भी एक्शन वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है और इसी कारण इसे नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। और दोस्तों ANGRY एंग्री जो है वो एडजेक्टिव है और एंग्री का मतलब होता है क्रोधित होना, गुस्सा होना या फिर नाराज़ होने के लिए भी एंग्री लगाया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? द सर्वेंट एंड द मेड वर वेरी एंग्री एट द पैरट, नौकर और नौकरानी तोते से बहुत नाराज़ थे। दोस्तों यहाँ पर मैं आपका ध्यान एक छोटी सी बात पे दिलाना चाहूँगा। यहाँ पर के लिए देखिए प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया एट, तो एट का यूज़ पर के लिए किया जाएगा। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि नौकर और नौकरानी तोते से बहुत नाराज़ थे, या कह सकते हैं तोते पर बहुत नाराज़ थे। चलिए आगे देखिए। बिकॉज ऑफ हिम दे हैड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या मतलब हुआ? बिकॉज ऑफ हिम का मतलब हुआ उसकी वजह से, दे हैड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। दोस्तों इस वाक्य में देखिए हैड टू का यूज़ किया गया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है। ये जो वाक्य है ये एक पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस है, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं इसके स्ट्रक्चर को। और सबसे पहले आप समझ लीजिए कि पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस कैसे होते हैं, आप उसकी क्या पहचान है और हम उनको कैसे बनाते हैं। पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हम दर्शाते हैं कि पास्ट में किसी व्यक्ति को कोई भी काम किसी मजबूरी में या फिर विवशता के कारण करना पड़ता था। यदि किसी व्यक्ति को पास्ट में कोई भी काम मजबूरी में करना पड़ा या फिर करना पड़ता था या विवशता में कोई भी काम करना पड़ता था तो ऐसे स्थानों पर हैड टू का यूज़ किया जाएगा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप बोल रहे हो, मान लीजिए वाक्य है उसे दौड़ना पड़ता था, उसे सुबह जल्दी उठना पड़ता था, हमें उसे स्कूल जाना पड़ता था। मतलब जब आप पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर किसी भी व्यक्ति को कोई काम विवशता में करना पड़ा या फिर वो ना चाहते हुए उसको काम करना पड़ा तो ऐसे स्थानों पर हैड टू का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाएगा विवशता को दर्शाने के लिए, और साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? बिकॉज ऑफ हिम, उसकी वजह से, दे हैड टू। और दोस्तों दे जो है, दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग होंगे तो वहाँ पर दे का यूज़ किया जाएगा। आप इसे नोट कर लें, जो कि एक प्लूरल नाउन है। और यहाँ पर दो लोगों के बारे में बात हो रही है, सर्वेंट और मेड के बारे में, इसलिए यहाँ पर दे का यूज़ किया गया है। तो दे का प्रयोग जब किया जाएगा जब एक से अधिक लोग होंगे। अब वो एक से अधिक चाहे वो दो हों, तीन हों, कितने भी लोग हों,
उसके लिए दे का यूज़ किया जाएगा, जिसकी हिंदी होती है वे या फिर वे लोग। चलिए, इसका क्या मतलब हुआ? बिकॉज ऑफ हिम, उसकी वजह से, दे हैड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उन्हें सुबह जल्दी उठना पड़ता था। अर्ली का मतलब जल्दी, तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? बिकॉज ऑफ हिम दे हैड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उसकी वजह से उन्हें सुबह जल्दी उठना पड़ता था। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यही कारण था कि वो तोते से नाराज़ थे, क्योंकि जो तोता था वो रोज़ अपनी उस बूढ़ी महिला को जगाता था, और उसके बाद जो बूढ़ी महिला थी वो नौकर को और नौकरानी को जगा देती थी, और इसी कारण जो दोनों थे वो तोते से नाराज़ थे। चलिए आगे देखिए। गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी दे किल्ड द पैरट। दोस्तों अपॉर्चुनिटी एक नाउन है, आप इसकी स्पेलिंग को नोट कर लीजिए, OPPOUORTUNITY, अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब होता है अवसर या मौका, और गेट मतलब होता है मिलना, और ये फोर्थ में गेटिंग, मिलना प्राप्त होना, उसे गेटिंग कहा जाता है। गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, तो क्या अर्थ हुआ कि अवसर मिलने पे, या कह सकते हैं मौका मिलने पर, दे किल्ड द पैरट। और ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, अफर्मेटिव, जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। किल का मतलब होता है मारना, सेकंड फॉर्म किल्ड। गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, मौका मिलने पर, दे किल्ड द पैरट, उन्होंने पैरट को, तोते को मार दिया। आगे देखिए। नाउ द ओल्ड लेडी हैड नो सेंस ऑफ टाइम। और दोस्तों अब ये जो वाक्य है ये, जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, ये भी एक पास्ट पॉजिटिव का वाक्य है, जहाँ पर हैड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। अब इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? नाउ, अब, द ओल्ड लेडी हैड नो सेंस ऑफ टाइम, अब बूढ़ी महिला के समय को लेकर, मतलब कि उसे समय की कोई भी समझ नहीं थी। और दोस्तों सेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का की समझ होना, बोध होना, तो इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अब उसे समय का कोई बोध नहीं था, मतलब उसे समय के बारे में कुछ भी पता नहीं था। चलिए आगे देखिए। शी वुड ऑफन वेक अप द सर्वेंट एंड द मेड एट मिडनाइट। क्या अर्थ हुआ? शी वुड ऑफन, OFTN। दोस्तों ये जो वर्ड है OFTN, इसमें जो टी है वो साइलेंट है, तो हम इसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे, तो हम इसको ऑफन पढ़ेंगे, और ऑफन का मतलब होता है प्राय या फिर अक्सर। तो क्या अर्थ हुआ? शी वुड ऑफन वेक अप द सर्वेंट एंड द मेड एट मिडनाइट, मतलब कि वह अक्सर नौकर और नौकरानी को मिडनाइट मतलब कि आधी रात में जगा देती थी। और दोस्तों जैसा आप जानते हैं, यहाँ पर हमने अभी सेंटेंस देखा है कि जब तोते के मरने के बाद, जब क्योंकि तोता था वही उस बूढ़ी महिला को जगाता था सुबह, तो उसको समय की समझ थी, लेकिन जब तोता मर गया तो जो बूढ़ी महिला थी उसको समय का कोई भी के बारे में उसको बोध नहीं रहा। इसी कारण वो सर्वेंट को, मतलब नौकर और नौकरानी को आधी रात को अक्सर जगा देती थी। द सर्वेंट एंड द मेड रिपेंटेड देयर सिन। और दोस्तों इसमें जो भी वर्ड मीनिंग आप इन्हें ज़रूर नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, REPENT। दोस्तों रिपेंट का मतलब होता है पछताना, और जो सेकंड फॉर्म है वो है रिपेंटेड, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है। और देयर का मतलब होता है उनका, जब कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ एक से अधिक लोगों से संबंधित होती है तो वहाँ पर देयर का यूज़ किया जाता है। और SIN, सिन एक नाउन है जिसका मतलब होता है पाप या फिर गुनाह। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? द सर्वेंट एंड द मेड रिपेंटेड देयर सिन। नौकर और नौकरानी अपने गुनाह पर पछताए। चलिए, तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। जैसा हमने कहानी का जो टाइटल था वो हमने देखा, द रिज़ल्ट ऑफ मिसडीड, मतलब बुरे काम का रिज़ल्ट। और जो अंत में हमने देखा कि जो नौकर और नौकरानी ने जो एक पाप किया, जो उन्होंने बुरा काम किया, उसका उन्हें पछतावा भी हुआ, क्योंकि उसके बाद उनकी लाइफ में और भी ज़्यादा समस्याएं आने लगी, क्योंकि जो महिला थी, बूढ़ी महिला, वो उन्हें कभी भी जगा देती थी। तो लास्ट में यदि देखें तो कहानी का यही मॉरल है कि यदि कोई व्यक्ति कुछ भी बुरा करता है तो उसके साथ भी बुरा ज़रूर होता है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और मैंने इस कहानी के माध्यम से अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको हर एक वर्ड की मीनिंग बताने की, समझाने की। और यदि आपको आज की कहानी पसंद आई हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों देखिए, जब मैं कोई भी स्टोरी
लेकर आता हूँ और इसको मैं ट्रांसलेट करता हूँ, बताता हूँ, तो मुझे ये जानना भी अच्छा लगता है कि आप इस स्टोरी के बारे में या फिर इस सेशन के बारे में, क्लास के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो आपका जो भी फीडबैक हो आप उसे ज़रूर शेयर किया कीजिए दोस्तों। आपके छोटे छोटे कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और आगे बढ़ने की भी एक तरह से हम कह सकते हैं एक मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है, जो कि आगे बढ़ते रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों आज की क्लास के बारे में, सेशन के बारे में जो भी आपका फीडबैक हो, आपको जैसा भी लगा हो, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।